हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लाइव है मुझे जल्दी से बताओगे कि मेरा वॉइस और कैमरा वीडियो सब कुछ ठीक है क्या? सो वी कैन स्टार्ट। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? जल्दी से मुझे चैट में बताओ, क्या मेरा वॉइस और सब कुछ ठीक है, वीडियो वॉइस ठीक है? यस, ओके, वेलकम वेलकम यू ऑल। हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है लॉ का, सबसे पहले तो आपका सीए इंटरमीडिएट में बहुत बहुत वेलकम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानना चाहूंगी, तो मुझे चैट में बता दो कि आप कहाँ से हो, मतलब आप कौन से सिटी से हो, मुझे जल्दी से चैट में बताओ। मैं मेरे बारे में तो आपको बताऊंगी, बट मुझसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से आए हैं, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हाय दिया, हाय कृष्णा, हाय सूरज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय अंकेश, अनिकेश, हाय सूरज। कहाँ से हो आप सब लोग? कृष्णा है अवार से, अनिकेश है कोलकाता, सूरज फ्रॉम बिहार। क्या बात है। तो अभी जो लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, कृष्णा ओके राजस्थान से हो आप, क्या बात है। राजस्थान इज लाइक माई फेवरेट स्टेट। दिया उदयपुर, मतलब राजस्थान में जब भी आऊंगी मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर सकती हूँ, है ना? ऑफ कोर्स मैम, हमेशा। ठीक है, ये देखो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ तो इनके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैम क्या ये नवंबर एग्जाम तक हो जाएगा? ओके, मैं क्लास के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेक्चर्स के बारे में भी सारी डिटेल्स बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र करो यार, अभी तो आई हो, गुड इवनिंग तो हो जाने दो। यस फॉर श्योर, क्या बात है। प्रिया फ्रॉम कोलकाता, ग्रेट ग्रेट। नैनी फ्रॉम अरुणाचल, ओके ग्रेट। चलो, तो सबसे पहले आप सभी का इंटरमीडिएट में बहुत वेलकम। सबसे ज्यादा जो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करके आए हैं, जिन्होंने अभी फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया और अभी वो इंटरमीडिएट एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बता दूं, इस बार का फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा सा कम आया था, जितना प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आया है उससे थोड़ा कम आया था। तो आपने आपकी लाइफ के एक प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर किया, तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे। और जो लोग फाउंडेशन अटेम्प्ट से आए, उनको तो पता है कि सीए क्या होता है, उन्होंने सीए की एक फर्स्ट एग्जाम दे चुके हैं, तो एक अंदाजा आ चुका है कि कितना सारा हार्डवर्क और कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट क्या यहाँ पर कोई है जो डायरेक्ट एंट्री से आया हो? कुछ स्टूडेंट्स शायद हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन लिया आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनका सीए जो ये एग्जाम है, ये उनकी फर्स्ट एग्जाम होने वाली है, मतलब सीए की जर्नी की ये उनकी शुरुआत है। तो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स में वेलकम। आपने बहुत सही डिसीजन चुना है सीए बनने का, क्योंकि सीए की वैल्यू क्या है हमारी कंट्री में ये मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको सबने बहुत बता दिया और तभी तो आपने चूज किया है इस कोर्स को, राइट? तो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को भी डरने की जरूरत नहीं है। काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसे लगता है यार हमने फाउंडेशन नहीं दिया तो फिर हम लोग को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डराते हैं कि फाउंडेशन के बेसिक्स तुम्हारे रह गए, तुम सीधा डायरेक्ट एंट्री में आ रहे हो तो तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो हमारे लेक्चर्स है इसमें हम बेसिक से पढ़ाने वाले, तो जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। और जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ को इतना सीरियसली नहीं लिया था, बस पढ़ लिया हो गए, वैसे तो होता नहीं है सीए एग्जाम में कभी भी पढ़ लिया और हो गए, ये होता नहीं है। बट थोड़ा अगर आपने इस सब्जेक्ट को लाइटली लिया था तो आपको भी बिल्कुल भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम बेसिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ेंगे, बट जितना जानना जरूरी है, जितना लॉ को समझना जरूरी है, उतने फाउंडेशन के बेसिक्स में पढ़ाते पढ़ाते क्लियर करूंगी, ठीक है? ग्रेट। चलो, अभी इसके बाद थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, तो मेरा नाम पता होगा, तो मेरा नाम है अंकिता बोरा। आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट। यस, आपको सीए ही पढ़ाने वाली है। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सोचते
हैं कि हमारी फैकल्टी कौन रहेगी। तो ये सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद मतलब पता होता है कि एग्जाम में क्या है, कितनी डिफिकल्टी लेवल है, पेपर कैसे लिखने हैं। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसके बाद मैं 4 इयर्स से टीचिंग में हूँ, तो 4 साल हो गए मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैं लॉ और बीसीआर सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो कम्युनिकेशन और लॉ यही मेरा एरिया रहा है और इसी सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है। थ्रू आउट द सीए जर्नी मुझे मेजोरिटी जो थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एग्जामिशन आया है, तो थियोरी सब्जेक्ट हमेशा से मेरा यूएसपी रहा है। हमेशा ना स्टूडेंट्स को थियोरी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़े। एक तो पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, फिर पेपर लिखते वक्त बहुत परेशानी होती है। ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भले मैं पढ़ लूं बट थ्योरी मुझसे नहीं होगा। बट मेरे लिए ये एकदम अपोजिट था। प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता था यार कल पढ़ लूं क्या, बट थ्योरी पढ़ने के लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड होती थी। और थ्योरी पढ़ने का मेरा एक जो अलग तरीका था उससे मुझे याद भी रह जाती थी चीजें, और उसी वजह से मुझे काफी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आया। मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाई मेरे थ्रू आउट सीए जर्नी में, इंटर से लेके फाइनल तक। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का एक डिफरेंट ढंग होता है जिससे हमें चीजें याद रहती है। ऐसे बोरिंग तरीके से हम कोई यहाँ पे स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे या कोई नॉवेल नहीं पढ़ रहे कि बस आंखें घुमा ली और हो गया। उसको कोई स्टोरी टेलिंग टेक्निक में पढ़ाया जाता है जो मैं खुद को पढ़ाती थी और मुझे याद रह जाता था। तो सेम तरीका यहाँ पे मैं फॉलो करने वाली हूँ। अदर देन दैट मैंने अभी मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट किया है, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन से किया। सो आफ्टर सीए मैंने यूएस में आके मास्टर्स किया एंड देन आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम वन कंपनी हियर एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट। बट टीचिंग इज माय पैशन, तो मैं टीचिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स जब एग्जाम में क्लियर करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये हो गया मेरे बारे में। अभी मेरे बारे में तो जान लिया, अभी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप इंटरमीडिएट के बारे में जानो, आप आपके सब्जेक्ट के बारे में जानो। वैसे तो आपने बाकी लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि ये एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स है, इसका पासिंग परसेंटेज क्या होता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती हूँ, बट एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप सीए में आए हो तो एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे बिना हार्डवर्क और बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच के आए हो ना कि चलो अभी तक जितनी पढ़ाई कर ली उतना करके हो जाएगा, तो आप बहुत गलत हो। और अगर आप सीए करना चाहते हो तो मान लो कि आपके कुछ साल आपको बहुत एफर्ट्स लेने हैं, बट बाद में जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। और किसी के आंखों में आप देखोगे कि आपके लिए क्या रिस्पेक्ट होती है, क्या प्राउड फीलिंग होती है। जब हम बताते हैं ना दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मतलब क्या बताऊं मैं, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल की फीलिंग है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बताऊं कि सीए कृष्णा, सीए दिया, सीए प्राची, सीए अनिकेश, सीए सूरज, कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि इतनी इजी ये जर्नी नहीं होने वाली है जितना सीए को हमारे नाम के पहले लगाना जितना अच्छी फीलिंग होती है, जर्नी है उतनी ही टफ है। ये तो आपने काफी बार सुना है। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले और इस सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मतलब मैम क्या आप क्लास में हमें ऐसी कहानियां सुनाओगे? कभी कभी थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है, मतलब वो पुश आपको मिलने के लिए। अदरवाइज ये सीए जर्नी में हम ऐसे बहुत डिप्रेसिंग फील करते हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो बस पढ़े जा रही हूँ, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है और ये स्टोरी आपके जर्नी में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि मेरे लिए मुझे बहुत हमेशा इंस्पायर करती है। इवन आफ्टर बीइंग सीए ये स्टोरी मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, एक लड़का था, ठीक है, अच्छे से सुनो सब लोग। एक लड़का था, वो लड़का हमेशा सोचता था कि मतलब वैसे वो इतना कुछ पढ़ता नहीं था, ज्यादा स्मार्ट नहीं था, तो ऐसे बस जो होता है ना 40 मार्क्स पे पास होने वाले, 35% पे पास होने वाले स्कूल में, उस टाइप का था। पासिंग परसेंटेज ला लेता था, बट कभी भी उसने ज्यादा मेहनत नहीं की या कभी भी उसने कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं किया। एक बार उसने डिसाइड किया कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एग्जाम देने का उसने डिसाइड कर लिया और बहुत पढ़ाई कर ली उसके लिए, बहुत पढ़ाई की। मतलब मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, तो मान लो उसके लिए वो बहुत हो गई। दिन में 4-5 घंटे पढ़ता था, उसके लिए वो बहुत पढ़ाई हो गई। उतनी पढ़ाई करके उसने वो एग्जाम दे दी। एग्जाम देने के बाद घर पे आ गया
पेरेंट्स ने पूछा कि चलो कैसा रहा तुम्हारा पेपर, एग्जाम कैसा रहा, उसने बोला हाँ अच्छा रहा, ठीक रहा। उसके बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में वो जब घर पे आया तो रिजल्ट उसने देखा एंड सरप्राइजिंगली उसने बहुत अमेजिंग स्कोर किया था। मतलब जितने लोग उस एग्जाम में बैठे थे उसमें बहुत जो टॉप स्कोर थे उसमें से टॉप स्कोर उसका था। तो बेसिकली ही वाज रैंकर एट दैट टाइम, तो उसको रैंक मिला था। तो उसको तो समझ में नहीं आया कि लाइफ में हमेशा पासिंग परसेंटेज आए है, और इस बार मैंने ऐसा क्या कर लिया, इतना तो कुछ नहीं किया था मैंने कि मुझे इतना अच्छा स्कोर मिल गया, मुझे रैंक मिल गया। उसकी मॉम भी बहुत सरप्राइज थी। उसकी मॉम ने उसको पूछा कि पक्का तेरा ही स्कोर है ना, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं की है? उसने बोला यार चीटिंग करने की कोशिश तो की थी, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई देखता ही नहीं है, साइड का बंदा भी ऐसे देखता नहीं है, तो चीटिंग तो मैं कर नहीं पाया। तो मॉम ने पूछा अच्छा ये तुम्हारा ही स्कोर है? उसने बोला हाँ हाँ ये मेरा ही स्कोर है। और उस एग्जाम के बाद उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। मतलब अभी तक वो सोचता था कि वो स्मार्ट नहीं है, उसको इतना कुछ आता नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, बट आज के बाद उस एग्जाम के बाद उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ स्मार्ट वन, ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे उसको जो एटीट्यूड चेंज हो गया उसके वजह से उसमें इतना एक कॉन्फिडेंस आ गया कोई भी चीजें करने का कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना, एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बना। तो लाइफ में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और अभी भी वो सारी चीजें जो उसने लाइफ में की उसका क्रेडिट वो उसी एग्जाम को देता है कि अगर मैं उस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करता था तो मेरी लाइफ में शायद मुझे इतनी पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। अभी आप बोलोगे मैम मतलब आपको ये कहना है क्या कि उस एग्जाम ने उसकी लाइफ चेंज कर दी? मतलब हमको समझ में आ गया कि आप कहना चाहते हो ये जो सीए की एग्जाम है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। हाँ वो तो कर देगी, बट मेरी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, ये स्टोरी की एंड नहीं है, तो कहानी अभी बाकी है। तो कुछ सालों बाद ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम थी, ये जिस बोर्ड ने ली थी, उस बोर्ड का एक तरीका था कि आफ्टर एवरी 5 years वो रिव्यू करते थे कि पेपर चेकिंग सही से हो रहा है ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ 5-10 साल बाद अचानक से जो सैंपल पेपर्स उन्होंने उठाए रिव्यू करने के लिए, रीचेक करने के लिए, इसमें इस बंदे का पेपर उसने उठाया, इस लड़के का पेपर उन्होंने उठाया और पेपर चेक किया और पता चला एक्चुअल में उसका उतना टॉप स्कोर था ही नहीं, वो बस बेयरली पास हुआ था। और उसके घर पे एक लेटर आ गया। लेटर में क्या लिखा था कि आपका जो रिजल्ट आया वो गलत था, हमने आफ्टर 7-8 years जो रिव्यू किया उसमें पता चला कि आपको गलती से गलत स्कोर चला गया था, तो आपका एक्चुअल स्कोर ये है जो कि बस पासिंग परसेंटेज था। बट आज उस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लाइफ में जो भी चीजें अचीव करनी थी उसने अचीव कर ली, और उसने यही माइंडसेट से की कि वो एक बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत है। तो अभी बस मुझे ये बताना है इस स्टोरी से कि हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ में सारी चीजें डिसाइड करता है। अगर उस दिन उस एग्जाम में उसको उतना स्कोर नहीं मिला होता था तो शायद वो हमेशा से सोचता था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है और लाइफ में वो एवरेज ही कर पाएगा, एक 7-8 लाख की या चलो 10 लाख का जॉब कर लेगा, इसके आगे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। बट उस एग्जाम में भले एक्चुअल में उसका स्कोर नहीं था, बट उस एग्जाम ने उसको एक पर्सपेक्टिव दिया, एक एटीट्यूड दिया, एक बिहेवियर चेंज दिया, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगी, जब आप मेरे क्लास में आते हो तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे भले आपने फाउंडेशन 200 पे क्यों ना पास किया हो या 1-2 अटेम्प्ट के बाद क्यों ना पास किया हो, आप ये सोच के कभी नहीं आओगे कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको सीए में बस पास होना है और आपका बस सपना है कि आप सीए कर लो और फिर एक सादा कोई जॉब कर लो। नहीं, ये सोच के नहीं आना है। आपका माइंडसेट सारी चीजें डिसाइड करेगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से क्लास में आओगे तो मान लो कि फिर सीए में शायद बहुत अटेम्प्ट लग जाए, बहुत साल आपको लग जाए। मतलब सीए बनते बनते बोलते हैं ना कि उम्र निकल जाती है बट सीए खत्म नहीं होता है, ऐसे कुछ होगा। बट अगर आप वही चेंज करोगे कि मैं तो स्मार्ट हूँ यार, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्लास में अच्छे से ध्यान दूंगा, क्लास के साथ साथ जो मैम ने कहा उतना होमवर्क करूंगा, प्रॉपरली पढ़ाई करूंगा, और मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, मैं बहुत अच्छे स्कोर के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करूंगा। तो ये जो माइंडसेट का डिफरेंस है ये मैं देखना चाहूंगी मेरे स्टूडेंट्स में। तो मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग प्लीज इस बात को अग्री करोगे और आज के बाद कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करोगे कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। हम लोग 40 या 50 का एम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम लोग रैंक लाने का एम रखेंगे,
रैंक आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छा स्कोर लाएंगे और लाइफ में हम सिर्फ सीए नहीं बनेंगे बट एक अच्छा नॉलेजेबल सीए बनेंगे, जिसे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए हैं, जिनको पूरा नॉलेज भी है, जिनको पता भी है कि होता क्या है, लॉ होता क्या है, टैक्स होता क्या है, ऑडिट होता क्या है। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं तो सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि एक सीए वो भी है जो 8 लाख 10 लाख का जॉब करता है, एक सीए वो भी है जो आज बहुत बड़े पोजीशन पे अलग अलग कंपनीज में बहुत बड़े ऑडिट्स करते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो हमें उस सीए के जर्नी को पार करना है, ना कि बस एक नॉर्मल चार्टेड अकाउंटेंट बनना है ना। चलो वेरी गुड, सब लोग अभी आ जाओ। अभी हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो आपको हमेशा याद रखनी है आपकी थ्रू आउट सीए जर्नी में। आपको हमेशा उसी एटीट्यूड से पढ़ाई को बैठना है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब भी आप एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो, किसी भी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले इमेजिन करना आपका नाम और उसके पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये इमेजिन करके पढ़ना, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनर मोटिवेशन ही आपका इतना हाई चला जाएगा कि ये एक्सटर्नल बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो एक फीलिंग आएगी ना, जब कोई बोलेगा हाँ यार मैं सीए बन जाऊं तो क्या होगा। मैं मेरा रिजल्ट डे दिन में 10 बार इमेजिन करती थी कि मैं मेरा रिजल्ट जब आएगा और जब मैं सीए बन जाऊंगी तो मैं क्या फील करूंगी, और उसी फीलिंग के साथ मैं हमेशा पढ़ाई करती थी। तो कभी ना डीमोटिवेशन नहीं आता था या कभी नहीं लगता था मैं इतनी पढ़ाई क्यों करूं। ठीक है, चलो बहुत हो गया ज्ञान, आ जाओ। Yes, you will give your 200% in the exam. That's what I want from you. और अभी बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो क्या है ये सब्जेक्ट? लॉ। जिन्होंने फाउंडेशन एग्जाम दिया उनको तो पता है कि लॉ कैसे पढ़ना होता है, लॉ होता क्या है। बट जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं उन्होंने शायद इस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ा होगा, राइट। तो उनके लिए मैं बता दूं, ये जो लॉ है मतलब है कानून, जिसके बिना कोई भी चीजें नहीं चल सकती है। दुनिया में लॉ होना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता है। तो आपको जो ये लॉ है, ये कौन से लॉज आपको पढ़ने हैं? तो आपको पढ़ना है कंपनी लॉ, कंपनी के साथ साथ आपको एलएलपी एक्ट है और आपको कुछ अदर लॉज है। तो मैम ये सारे लॉज हम लोग कवर करेंगे। यस, तो ये बैच में हम सारे लॉज कवर करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने सुना होगा कि न्यू सिलेबस अभी अभी आया है, राइट। पुराना सिलेबस में अदर लॉज में कुछ एक्स्ट्रा लॉज थे जो अभी न्यू सिलेबस में निकल गए। तो मैं यहाँ पे ना पुराना सिलेबस बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। आपको क्या लेना देना यार, पुराने सिलेबस में क्या था, आपको क्या करना है। हम लोग कंफ्यूजिंग चीजों को साइड में रखेंगे। सीए में वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें डील करना है, तो और कंफ्यूजिंग चीजों के साथ हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ न्यू सिलेबस की बातें करेंगे, पुराने सिलेबस में क्या था वो जाने दो। ठीक है, तो सबसे पहले वॉइस हाई लो हो रही है क्या, मतलब इज इट टू मच और मैनेजेबल है आज के लेक्चर के लिए, और डू आई हैव टू चेक इट? सब लोग मुझे जल्दी से एक बार बताओगे, इज इट मैनेजेबल? बताइए ना, इज इट मैनेजेबल? Let me listen once. बट उस एग्जाम में चलो उसका स्कोर नहीं था, बट उस एग्जाम को एक पर्सपेक्टिव दिया, एक एटीट्यूड दिया, एक बिहेवियर। ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। जो भी हाई लो हो रहा है ना, मैं आज आफ्टर लेक्चर को थोड़ा सा टेक्निकल चीजें चेक करती हूँ, बट फॉर दिस लेक्चर आई थिंक इट इज मैनेजेबल। ओके, तो आप सब लोग ध्यान दो अभी मेरी तरफ। तो यहाँ पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो अभी ये सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का नाम लॉ नहीं है, सिर्फ लॉ नहीं है। लॉ तो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि आपको पूरे सीए में भी नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे। तो आपको इंपॉर्टेंट लॉज आपके सिलेबस में दिए गए है ना। तो इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? तो आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कितने मार्क्स के लिए है ये? 100 मार्क्स के लिए। ठीक है मैम, ये पेपर हमारा सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा? क्या हमें वापस एमसीक्यूज रहेंगे? वैसे तो फाउंडेशन में भी नहीं था ना, तो क्या यहाँ पे कर दिया? नहीं। बट आपके लिए गुड न्यूज है, आपको 30 मार्क्स का पेपर ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है,
30 मार्क्स का पेपर ये ऑब्जेक्टिव है और 70 मार्क्स का पेपर ये है सब्जेक्टिव। मतलब 70 मार्क्स आपको राइटिंग में है और 30 मार्क्स से आपको एमसीक्यूज 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ये हो गया आपके पेपर के बारे में। अदर देन दैट, क्या मैम ये जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, क्या इसमें भी कोई वेटेज है? यस, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 1 सेकेंड। जो 70 मार्क्स है ना, वो है आपको कंपनी लॉ एंड एलएलपी के लिए। जो 70 मार्क्स है वो है आपको कंपनी लॉ एंड एलएलपी। एलएलपी के लिए है 70 मार्क्स। तो एलएलपी एक्ट आने से ना स्टूडेंट्स का एक बेनिफिट होने वाला है, इट इज गोना बी वेरी स्कोरिंग। तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलएलपी से आपको एक 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो 70 मार्क्स के लिए हमारा है कंपनी लॉ। 30 मार्क्स के लिए क्या है मैम? तो 30 मार्क्स के लिए आपके अदर लॉज है। मैंने जैसे बोला, पहले का जो सिलेबस था उसमें अदर लॉज ज्यादा थे, बट अब उतने ज्यादा नहीं है। तो कौन से है मैम? तो सबसे पहले है आपका फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहां पे हम डॉलर्स की बात करेंगे, अलग अलग फॉरेन करेंसी की बात करेंगे। उसके बाद है आपका जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट। और थर्ड एक्ट है आपका स्टैट्यूट, ठीक है। दीज आर योर अदर लॉज जो कि आएंगे आपको 30 मार्क्स के लिए। और जो कंपनी लॉ है वो आपको आएगा 70 मार्क्स के लिए। तो इसमें मैम क्या इसमें भी कोई वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है? जैसे फेमा कितने मार्क्स को आएगा, या जनरल क्लॉज एक्ट कितने मार्क्स को आएगा, या ये स्टैट्यूट कितने मार्क्स को आएगा? तो वैसे इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फेमा ये एक बड़ा है, फेमा एक्ट बड़ा है, तो हम मान सकते हैं कि फेमा पे शायद अराउंड 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और जनरल क्लॉज एंड स्टैट्यूट पे 8 मार्क्स का आ जाए, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेमा बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, थोड़ा बड़ा भी है, तो उस पे इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछेगी। स्टैट्यूट और जनरल क्लॉज एक्ट पे बहुत क्वेश्चंस पूछने लायक उस एक्ट में ज्यादा नहीं है। और बाकी आपका जो 70 मार्क्स का होगा वो आपका होगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने हमेशा न्यूज में देखा होगा या पेरेंट्स से सुना होगा कि फ्रॉड्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं। किसी ने सुना है क्या जो हमारा सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था सत्यम का? किसी को पता है सत्यम के फ्रॉड के बारे में? सुना होगा सत्यम के फ्रॉड के बारे में, या किंगफिशर फ्रॉड के बारे में, या नीरव मोदी फ्रॉड के बारे में। तो ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, जिसमें क्या हुआ है, कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है, यानी उन्होंने कोई कंपनीज बनाई, कंपनीज के थ्रू कुछ फ्रॉड्स किए और कंपनी बनाई। यूजुअली इन कंपनीज को कहा जाता है शेल कंपनीज। शेल कंपनीज यानी डमी कंपनीज। जैसे इन कंपनीज में कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, बस फ्रॉड पर्पस के लिए ये कंपनीज बनाई जाती है। जैसे आप जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री देखोगे ना, तो वो एक कंपनी से पूरी हैंडल नहीं होती है, उनकी बहुत सारी सब्सिडीज होती है और फिर उनके थ्रू बिजनेस होता है। और इसी वजह से ये जो डमी कंपनीज है, शेल कंपनीज है, ये इतनी बढ़ने लगी थी। फ्रॉड के लिए ऐसी कंपनी कहीं तो इनकॉर्पोरेट कर देते थे जिस कंट्री में ज्यादा लॉज नहीं है या उस कंट्री में टैक्स नहीं है, और उस कंट्री से सारे ट्रांजैक्शंस होते थे जो आपने सुना होगा कि हवाला ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस में एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता था, बस फ्रॉड होता था। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने की चीजें होती थी। तो इन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सब्सिडीज के लेयर्स को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया, लेयर्स को एक लिमिट दिया गया। तो ऐसे ही ये जो सत्यम का फ्रॉड हुआ था, उसके बाद भी ये जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के काफी सारे रेगुलेशंस को काफी स्ट्रिक्ट किया गया था, यानी पेनल्टीज बढ़ा दिया, क्योंकि सत्यम के फ्रॉड ने इतना ज्यादा हंगामा कर दिया था इंडिया में ही नहीं बाहर भी, क्योंकि सत्यम के स्टॉक जो थे वो और 2 एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हुए थे। तो आप मान सकते हो कि इतने सारे लोग थे यार जिन्होंने सत्यम का स्टॉक लिया था। बेचारे जब ये सब पता चला तो उनपे मतलब पूरी अपनी कमाई उन्होंने उस स्टॉक्स में डाल दी थी। तो उनपे क्या गुजरी होगी उस टाइम पे, कितने लोगों ने सुसाइड किया था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज एन ऑडिटर, और उससे भी ज्यादा एक लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी होता है कि लॉ में कोई भी लूपहोल्स ना ढूंढ पाए ये कंपनीज और ऐसा कोई बड़ा फ्रॉड ना करे। इसलिए ये जो लॉ के सेक्शंस होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है, ये स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो सत्यम के बाद
कंपनी लॉ में काफी ज्यादा चेंजेस आए। सिमिलर वे में बहुत सारे अलग अलग लॉज होते हैं जिसमें ये फ्रॉड के बाद काफी सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। और चलो अभी आज मैं सारे फ्रॉड्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, बट हम लोग क्लास में जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको हर प्रैक्टिकल चीज के बारे में बताऊंगी, ताकि लॉ आपका बस थ्योरी ना रहे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहे। जैसे सत्यम फ्रॉड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम किंगफिशर के फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे, हम नीरव मोदी फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है नीरव मोदी ने क्या किया था? वैसे आपको ये पता है क्या? चलो फ्रॉड के बारे में तो बात करते हैं, बट ये लोग सब लंदन में जाके क्यों बैठ जाते हैं? जैसे किंगफिशर का फ्रॉड हो गया, उसके बाद वो कहाँ पे चला गया? लंदन में चला गया। नीरव मोदी फ्रॉड हो गया, वो कहाँ पे चला गया? लंदन में चला गया। आपको लॉजिक पता है ये लोग लंदन में क्यों जाते हैं? क्या है ऐसा लंदन में जाके क्या करते हैं? तो हमेशा पढ़ाई करते वक्त सोचना है, क्यों सोचना है कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्या है, बस पढ़ना नहीं है। तो ये लंदन में जाने का भी एक रीजन होता है। तो हमारी कंट्री और लंदन में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे किसी ने क्राइम कर लिया इंडिया में और वो लंदन चला गया, तो एग्रीमेंट होता है कि इंडिया लंदन को रिक्वेस्ट करेगा, यूके को रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा? कि हमारे होम कंट्री में उन्हें वापस भेज दिया जाए। जो भी पनिश करना है, जो भी डिसीजन लेना है, हमारा कोर्ट लेगा, तो हमारे होम कंट्री में इनको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे कंट्री में बहुत बड़ा क्राइम किया है। बट आपको मैं बता दूं, यूके ने अभी तक जितने भी रिक्वेस्ट इंडिया ने किए थे उसमें से हार्डली 2 या 3 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, बाकी रिक्वेस्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब उन्होंने उनको हमारे कंट्री में भेजा ही नहीं। तो ऐसा यूके क्यों करता है? तो यहाँ पे एक रीजन है। ये लोग जब भी उस कोर्ट में, यूके के कोर्ट में जब भी ये लोग अपना केस फाइल करते हैं और अपना केस लड़ते हैं, तो यूके में एक ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ह्यूमन राइट्स के लिए ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर किसी के ह्यूमन राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हम उनको नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो यहाँ पे क्राइम करते हैं, वो वहां पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे जेल के कंडीशंस बहुत ही खराब है, तिहाड़ जेल में बहुत सफोकेशन होता है, नेचुरल लाइट भी नहीं आते हैं, तो हमें ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है कि हमको एक अच्छा नेचुरल लाइट भी उसमें नहीं आता है, और ये जो जेल के कंडीशंस है वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। तो ऐसे सारे चीजों को लेके वो वहां पे अपना केस लड़ते हैं, और फिर ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे वहां पे यूके गवर्नमेंट डिनाई कर देता है उनको वापस भेजना। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, और यही रीजन है कि वो लोग वहां पे चले जाते हैं। बट ये जो फ्रॉड्स है ये सारी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स है। तो जब तक आप ये कंपनी लॉ नहीं समझोगे ना, तब तक आपको ये फ्रॉड्स के बारे में नहीं समझेगा। तो एक छोटे से फ्रॉड के बारे में आज यहाँ पे बात करते हैं। आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करें। मैं चाहती हूँ कि पहले आप समझो ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। लॉ आपको मतलब लगता होगा कि सीए तो ऑडिट करता है, या सीए तो टैक्स में काम करता है, इनकम टैक्स, जीएसटी। तो लॉ क्यों? हम थोड़ी ना लॉयर है। बट लॉ के बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जानना, पता होना कितना जरूरी है, और क्यों ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है, ताकि ये बड़े बड़े फ्रॉड्स को कंपनी लॉ का नॉलेज होने से पहचान पाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा जान पाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो नीरव मोदी फ्रॉड था, नीरव मोदी फ्रॉड में क्या हुआ था? नीरव मोदी ने क्या किया था, कुछ कंपनीज थी और उन्होंने क्या किया, उनको लोन चाहिए था। तो लोन चाहिए था तो फॉरेन बैंक से लोन चाहिए था। और जब भी कोई फॉरेन बैंक होती है, जैसे मान लो ये जो है ये फॉरेन बैंक है, जब फॉरेन बैंक जब भी कोई लोन देती है तो फॉरेन बैंक्स को एक गारंटी चाहिए होती है कि ये जो इंसान है या ये जो कंपनी है वो हमारा लोन रीपे करेगी, मतलब हमारा लोन हमें टाइम पे मिल जाएगा, ये गारंटी उनको चाहिए होती है। तो अभी ये गारंटी कौन देता है? तो कोई जब इंडियन बैंक होती है, ये इंडियन बैंक उनको गारंटी देती है कि अगर इस कंपनी ने आपको लोन रीपे नहीं किया तो हम आपके बिहाफ पे लोन रीपे कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है, इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को गारंटी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको लोन रीपे नहीं किया तो हम लोन रीपे कर देंगे। तो यहाँ पे गारंटी के तौर पे एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। दिस इज बेसिकली गारंटी। मतलब ये जो इंडियन बैंक होती है ना, इनको कोई कोलैटरल रखना होता है। कोलैटरल मतलब क्या? कोई सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखना होता है जिसके तौर पे वो एक गारंटी दे पाए कि हाँ चलो लोन रीपे हो जाएगा। तो कोलैटरल के बेसिस पे ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जाता है।
लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इंडियन बैंक इश्यू करती है किसको, फॉरेन बैंक्स को। तो सेम नीरव मोदी के केस में क्या हुआ था, ये जो बैंक्स थे उन्होंने फॉरेन बैंक को क्या किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इश्यू कर दिया कि अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो हम लोन रीपे कर देंगे। बहुत बड़ा लोन था और फॉरेन बैंक ने ऑब्वियसली जब पता चला फॉरेन बैंक को कि ये लोन रीपे नहीं हो रहा है तो वो क्या किया, वो चले गए इंडियन बैंक के पास। इंडियन बैंक के पास आके पूछे यार हमारा लोन दे दो, तुमने तो हमको गारंटी दिया था कि अगर हमको लोन नहीं मिला तो तुम हमको लोन दे दोगे, चलो हमारा लोन वापस करो। यहाँ पे फॉरेन बैंक पीछे पड़ गई कि हमारा लोन वापस करो, हमारा लोन वापस करो। यहाँ पे इंडियन बैंक ने बोला हमने तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दिए थे, हमने तो आपको इश्यू कर दिया था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग था, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो बैंक थी उन्होंने फेक इशू किया था। तो बेसिकली इसमें मैनेजर भी इन्वॉल्व था, जो भी पंजाब नेशनल बैंक जो मैनेजर था वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उन्होंने फेक एलओयू बनाए और फेक एलओयू सबमिट किए। तो बिना कोलैटरल के, मतलब बिना कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखे, बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के ये एलओयू इशू कर दिए गए थे। और फिर पंजाब नेशनल बैंक को पता चला कि इसमें तो पूरा फेक हो गया और ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो ये फ्रॉड था। अभी इसमें ये जो रिलेवेंस है कंपनी लॉ का, ये बहुत बड़ा रिलेवेंस है बिकॉज ये जो कंपनी है इसमें कुछ रेगुलेशंस होता है, बैंकिंग रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता होगा आपके सीए फाइनल में पहले एक एक्ट होता था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। उसके बाद ये सारे फ्रॉड के बाद वो एक्ट आया। तो जब भी ये कोई फ्रॉड आता है ना तब कोई नया एक्ट पास होता है या कुछ एक्ट में अमेंडमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बताने का एक ये था, मेरे बताने का यही ये था क्योंकि मुझे बताना था कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और आपके सिलेबस में ऐसे ही नहीं डाला है कि हाँ चलो पढ़ लो, हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनाने, सीए को टफ करना है, नहीं, बहुत रिलेवेंस है। तो आपको डे टू डे लाइफ में ये जो कंपनीज में चीजें चलती है ना वो आपको पता चलेगी कि ये होती क्या है। अभी दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी कोई लॉ पास होता है तो वो कैसे होता है। मैम हमको ये तो समझ में आ गया कि जब ऐसे कोई फ्रॉड्स होते हैं तो लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए जाते हैं। बट जब भी मैम कोई नया एक्ट पास होता है या जब भी कोई नई अमेंडमेंट होती है तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे मान लो कि इंडिया में एक्ट कैसे आता है, लॉ कैसे आता है। चलो थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, किसी को पता है क्या, मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि लॉ कैसे आता है, कोई एक्ट कैसे आता है इंडिया में, क्या तरीका है इंडिया में कोई एक्ट आने का, बोलो ना। यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं है, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव, है ना। बताओ मुझे, किसी को पता है ये कैसे होता है। नहीं पता है तो एटलीस्ट बता दो मैम नहीं पता है ना। सो आई विल नो कि चलो नहीं पता है किसी को एंड आई हैव टू टेल इन डिटेल। तो मुझे जल्दी से बताओ क्योंकि हमने शायद से पहले ये पढ़ा होगा, मतलब एटलीस्ट जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है तो आपने जो फाउंडेशन का लॉ जिससे भी पढ़ा उन्होंने स्टार्टिंग में आपको बताया तो होगा कि कोई लॉ कैसे पास होता है, कोई एक्ट कैसे आता है। तो एक बेसिक नॉलेज तो आपको होगा या नहीं है। बोलो बोलो बोलो। पार्लियामेंट बिल पास करता है, यस पार्लियामेंट बिल पास करता है, बट कैसे। तो जैसे मान लो जब भी कोई बिल आता है, बिल यानी क्या होता है, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू आइडिया। तो जब भी ये कोई बिल होता है, ये बिल पास करता है, यस नैनी ने बहुत करेक्ट आंसर किया है, पार्लियामेंट में पास होता है। तो पार्लियामेंट यानी क्या, पहले वो चला जाता है लोकसभा में, फिर वो चला जाता है राज्यसभा में, और फिर लोकसभा राज्यसभा में जब ये बिल पास हो जाता है तो वो चला जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट भी उस पे साइन कर देता है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट भी जब एग्री कर लेता है तब वो पास हो जाता है। और फिर प्रेसिडेंट ने पास होने के बाद जनरल पब्लिक को कैसे पता चलता है, क्योंकि पार्लियामेंट में पास हो गया, प्रेसिडेंट से पास हो गया, बट जनरल पब्लिक के पास कैसे जाएगा, कुछ तो तरीका होगा ना। प्रेसिडेंट ने पास कर लिया, पार्लियामेंट ने पास कर लिया, बट हमको कैसे पता चला, हम टीवी पे देखेंगे, हाँ मैम टीवी पे देखेंगे क्या चल रहा है, नहीं। तो ऑफिशियल गैजेट होता है, क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट होता है, जिससे पता चल जाता है कि चलो ये लॉ पास हो चुका है, ये बिल पास हो चुका है। तो ये तरीका होता है कोई भी नया बिल पास करने का। यस पार्लियामेंट में पास होता है, वेरी गुड
वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ, ये तो हमने देख लिया, मुझे बताओ लॉ और एक्ट क्या ये सेम है या अलग अलग है? क्या लॉ और एक्ट इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं? कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है मैम। लॉ क्या और एक्ट क्या, एक ही तो बात है ना? कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, एक ही बात है। क्या ये अलग है या क्या ये सेम है? मैं यहाँ पे भी वेट करना चाहूंगी आप लोगों के आंसर का, तो मुझे जल्दी से बताइए क्या ये सिमिलर है या अलग है? यस, नो मैम डिफरेंट है, नो मैम डिफरेंट है। ओके, लॉ मैम डिफरेंट है और एक्ट भी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वैसे? विच इज अ ब्रॉडर टर्म? लॉ इज ब्रॉडर टर्म, ओके। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, तो लॉ एक ब्रॉडर टर्म है। मतलब लॉ में क्या क्या आता है? तो लॉ में सिर्फ लॉ, मतलब लॉ में सिर्फ एक्ट नहीं आता है, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी आते हैं, एक्ट के साथ साथ रूल्स भी आते हैं और रेगुलेशंस भी आते हैं। मुझे बताओ ना, जब स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मुझे लगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? सो लॉ इंक्लूड्स एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस। यस, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। क्या बात है, वेरी गुड अंजलि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड दिया, ग्रेट। तो यहाँ पे देखो लॉ क्या होता है, क्या होता है वो पहले जानो, बेसिक्स से लॉ पढ़ो, हमें बस पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। तो मैम ये क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होता है, सबका मीनिंग क्या है? तो देखो ये जो एक्ट होता है ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, आपको याद है जब मैंने आपको बोला कि आपको कौन से एक्ट है, आपको एलएलपी एक्ट है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि फेमा एक्ट है, तो ये सारे एक्ट हो गए। तो फिर मैम ये रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्यों होता है, क्या होता है? तो पहले जानते हैं ये रूल्स क्यों होता है, ठीक है? तो देखो, जब भी रूल्स का मतलब क्या, आपको अगर मैं बताऊं, आपने कंपनी लॉ, अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत कंपनी लॉ पढ़ा है तो उनको पता होगा कि स्मॉल कंपनी करके कुछ होता था, या फिर विमेन्स डायरेक्टर करके कुछ होता था। और वहां पे आपने कई बार, चलो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के भी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं कोई लॉ का एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रूल्स होते क्या है ना? जैसे मान लो आप हो, ये हो आप, कौन हो? आप हो, ठीक है। आपको आपके घर में बताया गया, क्या बताया गया कि आप 7 के बाद बाहर नहीं जा सकते, मतलब 7 PM के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। आपको क्या बताया गया कि 7 बजे के बाद आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो मान दिया। बट फिर मैम हमारा तो कोई क्लास होता है जो 9 बजे खत्म होता है, आपने घर पे बता दिया, आपके मॉम डैड को बता दिया, यार बट क्लास तो 9 बजे खत्म होता है ना, तो 7 बजे से बाहर कैसे नहीं चलेगा, 9 बजे से बाहर। बट कभी कभी तो मैम 8:30 को छोड़ देते हैं, कभी कभी तो 9:30 को छोड़ देते हैं, तो फिर ये क्या करे? तो आपके पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, 7 बजे तक आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, बट अगर आपका क्लास है तो क्लास का जो एंड टाइम होगा तब तक आप बाहर रह सकते हो, मतलब 7 PM और as may be prescribed, 7 PM or as may be. I know Himani, Anjali, yes, I know that, but I think it is manageable for today. I'm so sorry for this. मैं एक बार तुरंत लेक्चर होने के बाद ये चेक कर लूंगी वॉइस का, बट आई थिंक आज इतना भी इशू नहीं है, आज के लिए मैनेज कर सकते हो राइट? बिकॉज अभी टेक्निकल टीम वापस लेगी तो हमारा आज का लेक्चर नहीं हो पाएगा, तो आई इमीडिएटली चेक आफ्टर योर लेक्चर, बट बस अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लू। सो और 7 PM और एज में भी प्रेस्क्राइब, तो एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब क्या है? तो यहाँ पे कौन प्रेस्क्राइब करेगा? तो वो टीचर प्रेस्क्राइब करेगा कि उसको आपका क्लास कितने बजे छोड़ना है। बट अगर क्लास नहीं है तो रूल क्या है कि 7 बजे से ज्यादा आप बाहर घर के नहीं रह सकते हो। और ये एज में भी प्रेस्क्राइब कौन डिसाइड करेगा? तो जिसका भी आप क्लास लगा रहे हो, जो भी फैकल्टी है, वो डिसाइड करेगा कि कितने बजे तक आपको क्लास में रखना है, कितने बजे छोड़ना है। तो ये जो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है ना, ये जो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? टीचर डिसाइड कर रहा है, और इसी को कहा जाता है रूल्स। सो बेसिकली 7 PM इज योर एक्ट, 7 PM इज योर एक्ट, लॉ में 7 PM इज योर एक्ट। बेसिक क्या है 7 PM? वो हो गया हमारा एक्ट,
बट अगर किसी दिन टीचर ने ज्यादा देर तक क्लास ले लिया, मान लो 9:30 तक क्लास ले लिया, फिर तो रूल चेंज हो गया, फिर तो 9:30 हो गया टाइम अभी, तो ये किसमें प्रेस्क्राइब्ड है, ये रूल है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में जैसे मान लो कि मैं कोई भी चीज पढ़ा रही हूँ, सपोज कोई सेक्शन है, रैंडमली बोलती हूँ कोई सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन में लिमिट दिया गया था कि आपका जो पेड अप कैपिटल है ना वो होना चाहिए कितना, मान लो 100 करोड़, 100 करोड़ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। कोई भी रैंडम सेक्शन है, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ तो ऐसे मत पूछो मैम आपने ये कौन सा बोला था, पेड अप कैपिटल 100 CR, बट कौन सा सेक्शन था, नहीं, रैंडम बस रूल्स क्या होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो पेड अप कैपिटल लिखा हुआ था 100 CR और लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या हो रहा है, तो मान लो ये जो 100 CR हमारा लिमिट है, 100 CR हमारा लिमिट है, ये लिमिट डिसाइड किया गया था 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया। कंपनीज एक्ट कब आया, 2013 में, मतलब पहले आया बट 2013 का लॉ हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट। तो 2013 में ये जो 100 करोड़ है वो लिमिट डिसाइड किया गया था। अभी दुनिया बदल गई, 2023 में है हम, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो 2023 में जब हम है तो क्या ये लिमिट में उतना ही रखूं। आपको पहले 10 साल पहले आपको पॉकेट मनी मिलता था 100 रुपीज, क्या 10 साल बाद भी आपको 100 रुपीज इनफ है पॉकेट मनी, नहीं मैम ये क्या बात कर रहे हो, इतना कम पॉकेट मनी कैसे चलेगा, इसमें तो हम किसी को डेट पे भी लेके नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा लिमिट बढ़ा के चाहिए, बट अभी लिमिट बढ़ाने के लिए क्या वापस हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने देखा कि हाँ कोई बिल होता है, फिर वो बिल पार्लियामेंट में जाता है, फिर राज्यसभा लोकसभा, फिर वहां से प्रेसिडेंट और फिर ऑफिशियल गैजेट, है ना, यही सारी प्रोसेस फॉलो करेंगे। ऐसे तो हर छोटी छोटी अमेंडमेंट्स के लिए कितना प्रोसेस होगा, कब होगा ये सारे अमेंडमेंट्स के लिए, कब करेंगे और एग्जाम में आपको कब आएंगे ये, राइट। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हो जाता है, एक पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको पावर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जब भी आपको कोई ऐसा अमेंडमेंट करना हो, जब भी आपको कोई ऐसा अमेंडमेंट करना हो तो आपको ये लंबी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, तो आप सिंपल क्या करो, आप गवर्नमेंट हो तो आप यहाँ पे एक लिमिट लगा दो, आप क्या करो, आप यहाँ पे लिमिट लगा दो। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ऑल दैट प्रोसेस जो हमने ऊपर देखी, जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो हमने ऊपर देखी, वो ना करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ये लिमिट डाले। तो 100 करोड़ के जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लिमिट को 500 करोड़ कर दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको 500 करोड़ कर दिया, तो इसी को कहा जाएगा रूल्स। ये क्या हो गया, रूल्स। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ करता है उसे कहा जाता है रूल्स। क्या यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये रूल्स क्या होता है। तो जब भी हम पढ़ते वक्त पढ़ेंगे ना, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड 100 CR और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या करना होता है, रूल्स में देखना होता है कितना लिमिट दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस लिमिट को बढ़ा दे या कम कर दे, जो भी है सेक्शन के अकॉर्डिंग उस लिमिट को वो चेंज कर दे। तो ये जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास है, और जब भी गवर्नमेंट पावर का यूज करके कुछ चेंज करता है तो क्या उसे कहा जाता है, रूल्स कहा जाता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी क्विकली, लिमिट को बढ़ा दे या प्रिस्क्राइब, है ना। परफेक्ट, यहां तक सबको क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, लॉ में क्या क्या आता है, लॉ में क्या क्या आता है, तो लॉ में एक्ट आता है, रूल्स आते हैं और रेगुलेशंस आते हैं। तो आपने मैम रूल्स तो बता दिया, रूल्स क्या होते हैं, मैम रेगुलेशंस क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो जैसे मान लो अभी मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के पास पावर था चेंज करने का, यही पावर कभी कभी गवर्नमेंट के बाकी एजेंसीज के पास होता है। गवर्नमेंट की बाकी एजेंसीज मतलब कौन, मान लो आरबीआई, आरबीआई ने कुछ चेंज कर दिया, या फिर और एक हो सकता है कि सेबी ने कुछ चेंज कर लिया, तो आरबीआई ने या सेबी ने कुछ रूल ला लिया,
तो उसको रूल नहीं रेगुलेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस पावर का इस्तेमाल करके कुछ किया तो उसको रूल्स कहेंगे, और गवर्नमेंट के एजेंसी ने कुछ किया तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलेशन कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, रेगुलेशन। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी जब भी लिखना जरूरी होगा, बिकॉज दिस इज योर नॉलेज। आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाला है कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, बट जब आप लॉ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्या यूज ही क्या है। कल सीए बन जाओगे और पता भी नहीं है कि रूल्स का मतलब क्या है, तो ऐसे कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, है ना। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आपके लैंग्वेज में कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, और नहीं भी लिखना चाहो तो दैट्स ओके, बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं है, ये नॉलेज के लिए है आपके। यहां तक समझ में आ गया। तो लॉ में हमारे आते हैं एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हमारा जो एक्ट होता है ये एक लॉ का पार्ट होता है। चलो क्या टाइम हो गया, टाइम है ना अभी हमारे पास, गुड, परफेक्ट, समझ में आ गया, ग्रेट। तो चलो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग मैम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ, है ना। तो ना मैं अभी सीधा सेक्शन में स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है, थोड़े से बेसिक्स पहले आपको पढ़ाने हैं, और फिर हम लोग बुक में जाएंगे। बट इससे पहले अभी मैं कुछ और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे क्लास के बारे में बता दूं, आपको क्या क्या बुक्स मिलने वाली है वो बता दूं। तो यहाँ पे मैं आपको मेरी बुक्स दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ सब लोग। ये देखो हमारी है ये बुक 1, जिसमें मैंने कंपनी लॉ और एलएलपी रखा है, ये आपका बुक 1 है। और जितना मॉड्यूल बहुत बड़ा है ना उतना ये बड़ा नहीं है, मैंने बहुत समराइज आपके लिए बनाया है, काफी एफर्ट्स लेके ये बनाया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नहीं लिखी है, आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए जितनी चीजें हैं वो सारी मैंने इस बुक में अच्छे से डाली हुई है। बहुत अच्छी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, मतलब मेरे हेल्प से और ये बुक के हेल्प से आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर करोगे, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट, काफी कलरफुल विद चार्ट्स विद सम पिक्चर्स। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने ये जो रेड में दिया हुआ है ये सब कीवर्ड्स है, यानी लीगल लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स यूज करना जरूरी है। आप ऐसे बहुत प्लेन लैंग्वेज में पेपर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, तो लीगल वर्ड्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लॉ के पेपर में। पेपर कैसे लिखना है वो टिप्स तो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, बट अभी के लिए मान लो कि ये जो लीगल वर्ड्स होते हैं वो पेपर में यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो वो जानबूझ के मैंने अलग कलर में दिया है, ताकि आप जब भी आप रिवाइज करो तो आपको रिवीजन करते वक्त बहुत सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये रेड पढ़ लो तो भी आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने कंपनीज में जो भी मैं एग्जांपल्स देने वाली हूँ, ये फ्लिपकार्ट के बारे में पता होगा आपको किसने किया था, फिर वो 1% कंपनी हो गया था। तो चलो ये सेक्शन पढ़ाते वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ऐसे मैंने सारी पिक्चर्स भी डाले ताकि जब आप ये बुक पढ़ो तो आपको मेरे क्लास की भी याद आए कि हाँ मैम ने वो फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लिया था, या मैम ने हाँ ये OLX के बारे में बताया था। तो अपने आप वो क्लास आपको एक वापस रिकॉल हो जाएगा कि क्लास में मैंने कैसे पढ़ाया, और जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो आसानी से बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। तो ये आपको मिलने वाली है बुक 1, जिसमें क्या है, कॉर्पोरेट लॉ एंड LLP। फिर है मेरा बुक 2, जिसमें अदर लॉज है। मैम ये कितने पेजेस की बुक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके अदर लॉज है, यानी आपके 3 लॉज जो हमने देखे, तो ये है आपकी अदर लॉज की बुक। ज्यादा नहीं है, आपका जो बुक वो 1 है वो है अराउंड 200 पेजेस, और बुक 2 है 50 पेजेस, यानी 250 पेजेस में मैंने पूरा अच्छे से लॉ पूरा कवर किया है। तो ये आपकी मेन बुक होने वाली है, इसी से हम पढ़ेंगे और इसी से हम रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पे ना मैं एक चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि हम लोग ये बुक भी फॉलो करेंगे, फिर हम कोई समराइज बुक फॉलो करेंगे, फिर हम कोई चार्ट बुक फॉलो करेंगे। नहीं, मैंने मेरे सीए में ये गलती की थी। मैंने क्या किया, पहले नॉर्मल बुक से पढ़ाई की, और फिर एग्जाम से पहले मुझे किसी ने बोला ये समराइज बुक है, इससे पढ़ ले, बहुत छोटा छोटा दिया है, फटाफट हो जाएगा। और मैंने वो ओपन की और मुझे पता चला यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आपकी ये जो विजुअल मेमोरी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप कोई एक बुक को फॉलो कर रहे हो तो आखिरी तक उसी बुक पे स्टिक रहो, क्योंकि आपको पेपर लिखते वक्त पेज नंबर भी याद आता है कि लेफ्ट साइड में ऊपर ये सेक्शन था, राइट साइड में ये लिखा हुआ था। तो ये विजुअल मेमोरी तभी काम करती है जब हम एक बुक पे स्टिक रहते हैं। तो यही हमारा सब कुछ रहने वाला है, इसी बुक से हम पढ़ेंगे, इसी बुक को हम फॉलो करेंगे, यही बुक हम रिविजन के लिए भी यूज करेंगे, ताकि आपको इसी बुक पे कॉन्फिडेंस आ जाए और पेपर लिखते वक्त वो विजुअल मेमोरी आपकी काम करे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ विजुअल मेमोरी पे, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि मैं आपको चार्ट्स वगैरह नहीं दूंगी, मैंने इसी बुक में चार्ट्स वगैरह भी बनाए। और हम जब पढ़ेंगे तो आपके लिए एक नोटबुक आपको अलग से बनानी है, ताकि हम थोड़ा सा खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स बनाने के दो पर्पस होते हैं। एक तो आपका क्लास में ही राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 70 मार्क्स का हमको लिखना है। और दूसरा पर्पस होता है, जब खुद से लिखते हैं ना और जब क्लास हो जाता है और फिर बुक खोलते हैं ना, इतना अमेजिंग लगता है वो पूरी कलरफुल बुक देख के, वो स्टिकी नोट्स देख के, हाइलाइटर वगैरह सब प्रॉपरली किया हुआ, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार क्लास तो अच्छे से किया था, सब कुछ प्रॉपरली लिखा है। और वो कॉन्फिडेंस ही हमारी पढ़ाई के एक तरीके को चेंज कर देता है। उसी कॉन्फिडेंस से हम पढ़ते हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है। अगेन टू माइंडसेट, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है पढ़ने का। हम ये सोच के पढ़ते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है। तो ये दो पर्पस के लिए हम क्लास में हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे। तो मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग से नोटबुक रखनी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे ना, तो शॉर्ट शॉर्ट में हम हमारी नोट्स में लिखेंगे, जो आपको रिविजन के लिए भी काम आएगी और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और उसके बाद ये आपकी दो बुक्स हो गए, ऑदर लॉज का बुक और आपका कॉर्पोरेट लॉ का। उसके बाद मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाया है। 1 सेकेंड, कहा क्या? तो इस क्वेश्चन बैंक में मैंने सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन, सारे आरटीपीएस के क्वेश्चन, सब कुछ डाला है। मतलब इतने क्वेश्चन, सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, सब कुछ डाला है। और इसमें आंसर्स भी है, ताकि जब भी हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम आंसर्स भी देख पाएंगे कि कैसे प्रेजेंट करना होता है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या रिविजन से काम नहीं बनने वाला है। आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन से लीगल वर्ड्स को यूज करना है, ये सब कुछ जानना जरूरी है। तो ये जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसमें देखो ये स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 2 स्टडी मटेरियल। इसमें कैसे आंसर लिखना है, जैसे पहले प्रोविजन लिख ली, फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लिए, फिर कंक्लूजन लिख लिया। तो एक प्रेजेंट करने का तरीका कैसे होना चाहिए, उसी बेसिस पे मैंने इस आंसर्स को आपको दिया है। अभी ये देखो, आरटीपी में 28, पास पेपर में 2019। तो ये क्वेश्चन बुक और मेरा मेन बुक, ये दोनों आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें सारे पास पेपर्स और सारे आरटीपीज मैंने डाले, तो काफी मेहनत से ये क्वेश्चन बुक बनी है। तो आई होप आपको ये बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो हम तुरंत क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी जो आपको राइटिंग में करने होंगे, ठीक है? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस कभी भी बाद में नहीं होती है कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया, चलो अब मैं पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। कभी नहीं होगा, ये आप रहने ही दो। कभी नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हुआ। बाद में कुछ होता ही नहीं है, बाद में सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। क्लासेस हो जाते हैं बट खुद की पढ़ाई खत्म नहीं होती है। तो ये क्लास के साथ साथ करना है। तो आपको रोज मैं ऐसे होमवर्क दूंगी कि चलो ये क्वेश्चन आज घर से करके आओ। हम लोग क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशंस तो रोज होंगे, रिविजन्स भी रोज होंगे। और इसके अलावा कुछ टेस्ट पेपर्स प्लान किए जाएंगे, जहाँ पे जैसे मान लो हमारे 2-3 चैप्टर्स हो गए, तो फिर हम तुरंत कोई टेस्ट पेपर लेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। बिकॉज पूरे सिलेबस के बाद पता चलेगा तो यूज ही नहीं है, आपके पास टाइम ही कम बचेगा। तो जरूरी होता है कि क्लास के साथ साथ आपको पता चले कि कितना आ रहा है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करना जरूरी है, कौन से चैप्टर पे आपका होल्ड है, तो पता चले कि मेरा फोकस किस पे होना चाहिए। तो ऐसे थ्रू आउट द लेक्चर्स में ऐसे सारे टेस्ट पेपर्स आपको देती रहूंगी। जैसे 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं तो हम लोग टेस्ट पेपर्स भी करेंगे। और मैं चाहती हूँ और एक चीज करूँ, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना, तो स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन आता है और स्ट्रेस के मारे पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जूम पे भी मिलते रहे, ताकि स्टूडेंट्स का एक कनेक्ट रहेगा मेरे साथ और उनको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो, डाउट्स हो तो वो भी क्लियर होते रहेंगे। तो बीच बीच में ऐसे हम थोड़े से जूम मीट्स भी प्लान करते रहेंगे, है ना? ग्रेट। चलो मैम, ये बुक प्रिंट आउट करना होगा या बुक के फॉर्म में बाय करना है? प्रिया, आप बुक के साथ ये बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा बता दूं अभी लेक्चर्स के बारे में। चलो सब लोग ध्यान देना, मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ये लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं ना। तो यहाँ पे ये जो बैच है ऑब्वियसली पेड बैच है, क्योंकि फ्री में पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना? हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो ये पेड बैच है। कुछ डेमो लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब पे होने वाले हैं, जो आप देख सकते हो। आज मैंने बहुत बेसिक नॉलेज दिया लॉ के बारे में। कल मैं थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाली हूँ कंपनीज के बारे में, अलग अलग कंपनीज के एग्जाम्पल्स के साथ। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
तो यहाँ पे लेक्चर्स के बारे में, कुछ लेक्चर्स ये यूट्यूब पे रहेंगे, शायद फर्स्ट 3 लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे ले लूंगी। उसके बाद ऐप पे लेक्चर्स होने वाले, जो बीबी वर्चुअल्स का ऐप है उस पे लेक्चर्स होने वाले, बट उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम दिया है ताकि स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाए। बीबी वर्चुअल्स के ऐप पे अभी तक आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिला है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स बाय किए हैं और उनको अभी तक शायद मेल नहीं आया होगा लॉगिन आईडी पासवर्ड का, बट डोंट वरी, ये जो 3 दिन यूट्यूब पे लेक्चर्स रहेंगे उसके बाद हमारा थोड़ा सा गैप है, उस गैप में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसमें आपको बुक्स मिल जाएंगे और फिर 5 सितंबर से हमारा ऐप पे रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 सितंबर से हमारा ऐप पे रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मैम ये फिर गैप रहेगा तो फिर हमको कनेक्ट कैसे होगा? डोंट वरी, ये जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हो रहे हैं ना, इसमें मैं सारे बेसिक्स पढ़ाने वाली हूँ कि कंपनी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के फीचर्स। आई नो ये आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट फिर भी वो पढ़ना जरूरी है। आपके बेसिक्स को, बेस को अच्छा और स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और इसमें काफी सारी चीजें नहीं भी होगी जो आपने फाउंडेशन में नहीं की होगी। ठीक है, तो बेसिक्स है, यानी ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग तो 5 सितंबर से ही आएंगे। काफी सारी चीजें हैं जो आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो। तो 5 सितंबर से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ऐप में, और अभी 3 डेज के लिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ। और उसके बाद आपके पास टाइम होगा, उसमें आपको आराम से बुक्स मिल जाएंगे। बुक्स के साथ साथ आपको ऐप में भी कोई इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अदर देन दैट मैम ये बैच कब कंप्लीट होगी? तो आपकी ये बैच 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। मैम रोज लेक्चर का टाइम क्या रहेगा? तो रोज लेक्चर का टाइम रहने वाला है 7:30 to 9 PM। ठीक है, 7:30 to 9 PM लेक्चर का टाइम है। 7:30 to 9 PM लेक्चर का टाइम है। मैंने जानबूझ के इस लेक्चर को 1.5 घंटा रखा है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ने से क्या होता है मैं बताती हूँ। 1-1.5 घंटा स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ लेता है फुल जोश के साथ, फिर ना 1-1.5 घंटे होने के बाद वो ऐसे बैठता है। ठीक है, मतलब घर पे बैठा है, अभी वर्चुअल है तो समझ लो ऐसे बैठता है, फिर थोड़ा और ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा और ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे और ऐसे होते होते पूरा बेड पे लेट जाता है और फिर वो लेक्चर देखता है। मतलब उसकी पूरी वो जो एनर्जी लेवल होती है वो डाउन हो जाती है। और फिर 2-2.5 घंटे का क्लास लो, उसमें आधा घंटा टाइम पास करो, सॉन्ग चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ। इससे अच्छा क्यों ना हम प्रोडक्टिव पढ़े। वैसे भी आपके पास बाकी भी बहुत सारे क्लासेस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में बोर होगा, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई ही करेंगे बट थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, फन के साथ पढ़ाई करेंगे, ताकि हमें ये एक्सटर्नल टाइम पास करने की जरूरत ना पड़े। पढ़ाई करने का तरीका ही अलग होगा, ताकि बोर होने का कुछ चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 घंटा ही लेक्चर होगा आपका। मंडे टू फ्राइडे रोज लेक्चर होने वाला है, बट हो सकता है कभी कभी मैं सैटरडे को भी लेक्चर लूंगी, और सैटरडे में हम मोस्टली रिविजन रखेंगे। तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो हम सैटरडे को काफी अच्छे से रिवाइज करेंगे। रोज रिविजन होगी बट सैटरडे को स्पेशल रिविजन होगी, और कभी कभी आपको सैटरडे को छुट्टी होगी। ठीक है, तो 7:30 to 9। और कब तक खत्म हो जाएगा? मैंने बोला 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपके लिए मैराथन, फिर MCQ के टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसे अलग अलग चीजें लेके आऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि 31 के बाद मैं आपको मिलूंगी ही नहीं, आपको मैं मिलती रहूंगी, यूट्यूब पे मिलती रहूंगी। अभी बैच के बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे जल्दी से पूछिए। और हाँ, मतलब ये 2-3 दिन डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो। आप बीबी वर्चुअल के कॉल पे कॉल कर लो और उनको बोलो कि मुझसे कनेक्ट कराए, या फिर आप मेरे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनीथिंग, अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है रिलेटेड टू CA। एंड आई होप यू एंजॉय टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो जो भी नया डिस्कशन है वो कल से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको मजा आया। और एक चीज याद रखना, जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाती है ना, सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यहाँ पे CA में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है या फिर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो सबने CA पास किया है, सबने इस नॉलेज लेके ही यहाँ पे बैठा है आपको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फैकल्टी कैसी होगी, क्या होगी, ऐसे सारे क्वेश्चन मन में लाने से अच्छा आप सारे डेमो लेक्चर्स देखो, सबके देखो, जो भी आप, जिससे भी आपका स्टाइल मैच करता है ना, आप उसके लेक्चर्स परचेस करो। क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, तरीका अलग होता है। एक स्टूडेंट को ये स्टाइल अच्छा लगता है, एक स्टूडेंट को कोई और स्टाइल पसंद है। तो आप खुद डिसाइड करो, किसी और के कहने पे नहीं जाना है। आप डेमो लेक्चर्स देखो और फिर डिसाइड करो कि आपको किसका स्टाइल पसंद आ रहा है।
बिकॉज पढ़ाने वाले तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही है, तो नॉलेज तो सबके पास ही है, बट एक वाइब में मैच होना चाहिए, स्टाइल मैच होना चाहिए, है ना। चलो देन आई सी यू ऑल टुमारो। एक बार मैं आपके डाउट्स देख लेती हूँ कि कुछ आपके डाउट्स है जो नहीं हुए। यस नैनी, यस, थैंक यू सो मच सक्षम, आई एम सो ग्रेटफुल। फाउंडेशन आपने मुझसे पढ़ा था, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। दिया मैम, आई हैव परचेज द लेक्चर सो आई गेट द बुक्स राइट। यस यस दिया, आपको बुक्स मिल जाएगी और आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा बिफोर 5 सितंबर, है ना। विवेक टाइम चेंज 5 to 6 नहीं हो सकता है, बिकॉज 5 यानी मेरे लिए वो 4:30 हो जाएगा। तो मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, आई एम इन लॉस एंजलिस, तो यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है दैट इज 12.5 आवर्स, सो दैट वोंट बी फिजिबल फॉर मी, राइट। तो टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम हमारा यही रहने वाला है, अदरवाइज मैं कर लेती थी टाइम चेंज, बट टाइम हमारा यही रहने वाला है। और कुछ आपके डाउट्स है तो आई बी हियर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी और चीज रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप यहाँ पे पूछ सकते हो। टोटल आवर्स भी बता दूं, अराउंड 120 आवर्स में हमारा सिलेबस हो जाएगा, बट इनकेस मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा धीरे ग्रास्प कर रहे हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हो सकता है वो स्ट्रेच होके अराउंड 140 आवर्स तक चला जाए। तो 120 to 140 आवर्स आप पकड़ लो, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो देन आई थिंक कोई डाउट्स तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, आपके फ्रेंड्स को बताना, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे अबाउट कंपनीज विद सम प्रैक्टिकल ग्रेट एग्जांपल्स। सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।